जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपकी चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन का आपको सामान्य ज्ञान वो भी सिंगल लाइनर के फॉर्म में मिल रहा है। और ये भी बता दें, ये सीआरटी पैटर्न बेस पे है और वो भी सभी चैप्टर वाइज इसमें डिवाइड किए गए हैं और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो प्यारे साथियों, इस समय जो हम भारतीय संविधान कंप्लीट करा रहे हैं और इसके बाद ये सभी टॉपिक पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। इतिहास भी कंप्लीट कराया जा चुका है और जल्द ही 1-2 दिन में जो है पूरा संविधान कंप्लीट होने वाला है। तो बने रहें। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान देखेंगे और परीक्षा उपयोगी उत्तर देखेंगे और उसके साथ कंप्यूटर सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो बने रहें। प्रीवियस कई वीडियो संविधान से रिलेटेड पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक जो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो बने रहें, आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। और आज जो है हमारा ये वीडियो जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो बने, राज्य विधानमंडल के अलावा भी कई टॉपिक इसमें विधान परिषद की भारी चर्चा होगी। विधानमंडल, विधान परिषद और भी जो है राज्य विधानसभा, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, भारतीय सुशासन के बारे में बात चर्चा होगी और पंचायती राज से सभी क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो है क्षेत्रीय दल जितने हैं इन सब की चर्चा करेंगे, परिसीमन आयोग की चर्चा करेंगे बात। तो बने रहें प्यारे साथियों। अब राज्य विधानमंडल की बात जो है किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 168 से लेकर 223 में कहा गया है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद वह राज्यपाल से मिलकर बनती है। विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? विधानसभा, विधान परिषद वह राज्यपाल से मिलकर बना हुआ है। जहाँ विधान परिषद नहीं, वहाँ केवल विधानसभा व राज्यपाल ही होती है। जैसे केंद्र में देखते हैं तीनों अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं कहीं केवल 6 जगह ही विधान परिषद है, और सभी जगह केवल विधानसभा और राज्यपाल ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या कितना 403 है। और वहीं पर बात करते हैं, कई वैसे कहा जाता है 60 से नीचे, लेकिन कई ऐसा जगह जहाँ 40 ही है। देखिए इसमें गोवा में है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम में है और सिक्किम में 32 है। और वहीं पुदुचेरी में कितना भी है, 32 है। और जम्मू कश्मीर में कितने हैं, तो आप बताओ 90 पे चुनाव होते, 24 जो है रिजर्व जो पीओके में चला गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कितने विधान परिषद सीटों की बात करते हैं। तो सबसे अधिक कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, 99 है। पहले 100 थे, लेकिन एक जो मनोनीत होते, मनोनीत का कॉन्सेप्ट हट गया है, तो 99 ही बचे हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों राज्य विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत जो है प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, 500 तथा न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60 होगी। लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ पर क्या है 60 से कम। आपने देखा गोवा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी आपने यहाँ पर देखा ही है, लेकिन यहाँ पर 60 से कम है। देखिए यहीं पर आपको दिख रहा है। देखिए गोवा में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है। देखिए गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तीनों जगह 40-40 हैं। और वहीं पर सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी में 30 है। ये अपवाद के तौर पे देखे जा सकते हैं। अब वहीं पर देखिए जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा सीट 90 पर चुनाव होते, 24 सीटें जो है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जो है निर्धारित की गई हैं। वैसे प्रेजेंट टाइम में कितना 90 पर ही चुनाव होते, 24 जो है रिजर्व है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में SC/ST के लिए क्या है, सीटें आरक्षित की गई हैं। किस तहत, तो अनुच्छेद 332 के तहत जो विधानसभाओं में आरक्षण की बात की गई है SC/ST के लिए। अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय का जो है मनोनयन राज्यपाल द्वारा होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है अब आंग्ल भारतीयों का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। विधानसभा सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना 25 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं पर विधानसभा की गणपूर्ति पुरानी की कोरम पूरा करने के लिए 1/10 या कहते हैं न्यूनतम 10 होना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और इनके वोट को क्या कास्टिंग वोट कहा जाता है। अनुच्छेद 202 में विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट प्रस्तुत करता है। किसके तहत? बजट जो है विधानसभा में किसके तहत हो, तो आप बताओ वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो है प्रकाशित होता है। अब विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा हमने देख लिया। विधान परिषद जो है इसमें अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा अपने
कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत या उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत द्वारा जो है सकल पारित कर दे तो, और संसद साधारण बहुमत से राज्य की विधान परिषद में क्या किया जाता है, सृजन किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो विधान परिषद जो है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से उपस्थित 2/3 सदस्य पारित कर दें तो क्या हो, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/3 से अधिक नहीं होता। जितना भी विधान सभा में है उसका 1/3 यानी 300 कहीं पर है तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष पर होता है। हर दूसरे वर्ष पे इसके सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते रहते हैं यानी रिटायर होते रहते हैं। और विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। 1/6 क्या होता है राज्यपाल के द्वारा, 1/3 जो है। अब वहीं पर बात करते देखिए 1/3 सदस्य जो है राज्य के नगर पालिका और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा जो है, जबकि 1/12 सदस्य जो है स्नातकों द्वारा जो है चुने जाते हैं जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया हो, और वहीं 1/12 सदस्य भी जो है कम से कम 3 वर्ष के लिए शिक्षण कार्य कर रहे हो। 1/12 सदस्य, तो इनका चुनाव आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन विधेयक को केवल 14 दिन, आप जितना केंद्र वाला पढ़ें सब इसमें लागू हो जाएगा, 14 दिन के तक ही रोक सकता है। और साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है, साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक। और वहीं पर बात करते हैं धन विधेयक को 14 दिन तक। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती क्योंकि ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विधान परिषद में 62 साल बाद विधान परिषद जो है खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर में। अब देखिए यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किस भाग में किया गया संघ राज्य क्षेत्र, तो भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 में बात की गई है। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रपति की होती है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो है उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो गई है, किस अनुच्छेद में कहा गया तो आप बताओगे। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 41 में कहा गया है। और यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि रूप में कौन सा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 239 के का के तहत पांडिचेरी में जो है 30 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है। किसके तहत? 239 के तहत 30 सदस्यीय विधानसभा, यूनियन टेरिटरी होते हुए भी यहाँ विधानसभाएं हैं। अब वहीं पर बात है संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा का सृजन जो है संसद द्वारा बहुमत से कर सकती है, संसद द्वारा बहुमत से जो है यहाँ पर विधानसभा का गठन किया जा सकता है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है 239 का और 239 का खा जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा और विधानसभा के गठन हुआ। मंत्रिपरिषद की संख्या कुल 10%। देखिए सामान्यतः मंत्रिपरिषद में 15% होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि दिल्ली वाले में मात्र 10% ही जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और वहीं पर देखिए अनुच्छेद 241 के तहत संसद द्वारा किसी भी संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जिसके तहत 1966 के तहत दिल्ली में जो है उच्च न्यायालय का गठन किया गया। अब ये याद कर लेना 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। और किस अनुच्छेद में? तो 239 के का खा के तहत। अब देखिए संघ राज्य सरकार के बीच संबंध की बात कर लेते हैं, संघ व राज्य सरकार के बीच संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। किसी वेलर के अनुसार जो है भारत के संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। केसी वेलर के अनुसार भारत का संविधान जो है संघीय कम है और एकात्मक मतलब जिस शक्ति का केंद्र जो है केंद्र के पास हो उसे एकात्मक कहा जाता है। अब यहीं पर बात करते हैं, इनके बाद संघ के बारे में और भी कहा है। DN बनर्जी के अनुसार भारतीय संविधान ढांचा संघीय है जबकि उसका झुकाव एकात्मक की ओर है। ढांचा क्या है? संघीय है और झुकाव क्या है? एकात्मक की ओर। ये बात कहा है DN बनर्जी के अनुसार। अब बात करते हैं DD बसु के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण का मिश्रण है। अब एकात्मक लक्षण कौन कौन से होते हैं, संघात्मक लक्षण दोनों हम देखेंगे। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण जो है, एकात्मक लक्षण एकल संविधान, भारत में एक ही संविधान केंद्र और राज्य का दोनों है। एकीकृत न्याय व्यवस्था ये संघात्मक की बात करती है। और वहीं अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास हैं,
इसमें केवल केंद्र ही कानून बना सकती, इसके अनुसार जो है एकात्मक का झलकता है। और वहीं पर बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं जो है केंद्र ही गठित कर सकती है। इसमें आपातकालीन शक्ति जो है केंद्र के पास ही है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र ही करता है। इसलिए इनसे तो ये शो होता है कि भारत में क्या है, एकात्मक लक्षण है। और वहीं पर संघात्मक की बात कही गई है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गई है, तो यानी कि दोनों को बराबर पाओगे। इसके क्या संघात्मक मतलब केंद्र तथा राज्य जब दोनों मिलकर किसी चीज को निष्पादित करे तो उसे बोलते हैं संघात्मक लक्षण। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है, संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई, तो इससे क्या होता है, तो आप बताओगे संघात्मक लक्षण कहता है। संविधान में कतिपय संशोधन में राज्य की सहमति जो है ये प्रकार का क्या है, संघात्मक लक्षण है। द्विसदनात्मक विधायिका यानी राज्यसभा और लोकसभा, इसके कारण से भी संघात्मक का लक्षण दिखाया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जो है, तो ये सब क्या मिलके, तो आप बताओ ये संघात्मक लक्षण, जबकि एकात्मक वाले ये हैं कि जिसमें केंद्र ही पूरा सबको, इसमें सभी कार्यों में राज्य तथा केंद्र दोनों मिलके कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 248 के अनुसार जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, या सातवीं अनुसूची में जो विषय वर्णित नहीं है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता। सातवीं यानी अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं केंद्र पर ही कानून बनाता। ये किसमें है, तो बताओ अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून संसद बना सकती है। किसके तहत, अनुच्छेद 250। और 249 के 249 के तहत जो है राज्यसभा जो है राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। अब बात करते हैं 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को जो है प्रभावी बनाने के लिए संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में विधि बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कोई किसी से करार हो गया है किसी देश से, तो किसी भी राज्य क्षेत्र पर जो है विधि बना सकती है। और अनुच्छेद 362 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधी विवाद के निर्णय के लिए संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है तो उस पर कानून कौन, संसद ही बनाएगा। और अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को संघ के विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 275 के तहत संघ से क्या है, विभिन्न अनुदान मिलता है। और वहीं अनुच्छेद 280 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वित्त आयोग का गठन की बात किसमें किया गया है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 200 जो धन का बंटवारा करता है राज्य और केंद्र के बीच। 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है, जो राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को जो है जांचता है। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बार जो स्थापना 1990 में, जून 1990 में की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। 1986 में जो है एकता परिषद की स्थायी निकाय बना था। एकता परिषद क्या बना था, स्थायी निकाय बना था। अब सरकारी आयोग के बारे में बात करें। सरकारी आयोग संघ व राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का विभाजन करता है। 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह जो है सरकारी आयोग के अध्यक्ष में आयोग की स्थापना हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1987 में दी। सरकारी आयोग क्या है, राज्य तथा केंद्र के बीच संबंध स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष बने थे। और कब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, तो 1987 में। पुंछी आयोग संघ व राज्य के बीच विवादों की जांच के लिए सन 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में जो है इनको गठन किया गया था। राज्य और केंद्र के विवाद की जांच के लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था। अब पुंछी क्या, मदन मोहन पुंछी इनका पूरा नाम है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे, लॉर्ड रिपन को 1982 में माना जाता है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(15) तक पंचायती राज का स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अब वहीं पर बात करें, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे, जबकि भीमराव अम्बेडकर जो है पंचायती राज के विरोधी थे। वह पंचायतों को संकीर्णता व पिछड़ेपन का प्रतीक मानते थे। क्या, संकीर्णता व पिछड़ेपन का क्या मानते थे, प्रतीक मानते थे। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन क्या है, संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में तहत पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज। और बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 को 1993 को लागू हुआ। इसी दिन 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है।
और बलवंत राय मेहता समिति ने 1956 में सिफारिश की कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसको नहीं प्रदान किया गया था। बलवंत राय मेहता जी को जो है पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था। सबसे पहले कहाँ? राजस्थान में नागौर जिले में। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 में कहाँ पर? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। अब नेक्स्ट है, बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, जबकि संविधान में पंचायती राज विधेयक में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण है। 1/3 सीट का आरक्षण किया गया उत्तर प्रदेश में। कई राज्यों में देखिए, बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं का। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय जो है व्यवस्था लागू है। अब वहीं पंचायतें चुंगी कर, मेला कर और पशु कर, विक्रय कर लगा सकती हैं। ये पंचायतों के पास अधिकार है। अब बात करते हैं पंचायती राज राज्य सरकार की सहायता अनुदान से धन प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते? तो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं। अब पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने के सुझाव दिया था। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला परिषद। देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये बात बलवंत राय इन्हीं को लागू हुई भी है। और वहीं पर बात करते हैं अशोक मेहता 1977 में जो है इन्होंने जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की थी। और इनका 3 तो इनका जरूर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका तीनों रट लेना है। और इनका भी जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात किया गया था। राव समिति ने जो है 1985 ईस्वी में एलन सिंघवी समिति का गठन किया। 1907 किससे संबंधित है आप बताओगे? ये भी जो है पंचायती राज से। अब पीके थुम्बन समिति ने जो है जिसके तहत सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो कि राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, ये भी पंचायती राज से संबंधित था। अब पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में जान लेते हैं। अब अनुच्छेद 243 के बी के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात की गई है। अनुच्छेद किसमें? 243 के बी में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और 243 के तहत जो है सी के तहत पंचायतों की संरचना सभी उपबंध जो है इसमें बात किया गया है। डी में पंचायतों के आरक्षण संबंधित बात की गई है, आरक्षण में। और ई में क्या कहा गया है? पंचायतों की अवधि 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। यदि पंचायत बीच में भंग होती है तो 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 243 के तहत एफ के तहत जो है पंचायत सदस्यों की योग्यता से संबंधित पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अब वहीं 243 जी के तहत जो है पंचायतों के लिए कार्य से संबंधित 29 विषय का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में भी विवरण दिया गया। अनुच्छेद 243 एच जो है पंचायतों को आरोपित करने के लिए जो है शक्तियाँ प्रदान करता है। और वहीं पर अनुच्छेद 243 के आई के तहत पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल 5 वर्षों तक करेगा, 5 वर्ष की समाप्ति पर करेगा 241 के। तो इसमें और भी अनुच्छेद आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब शहरी निकाय से संबंधित हम देखने जा रहे हैं। शहरी निकाय कौन से? 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें शहरी निकाय के बारे में बात किया गया। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1 जून 1993 में प्रभावी हुआ। और वहीं नगर पालिका से संबंधित संविधान की जो है भाग 9 का, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी जोड़ा गया, पी से लेकर जेड जी जोड़ा गया। और वहीं संविधान के नगर पालिका संबंधित 18 विषय हैं। और वहीं ग्राम पंचायत में कितने आप बताओ? 29 विषय हैं, जबकि यहाँ पर नगर पालिका में कार्य करने के लिए 18 विषय ही हैं। नगर किसी भी राज्य में नगर पालिका के 3 भाग होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 3 तरह के नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, कहीं नगर निगम चलता है तो कहीं नगर परिषद चलता है, कहीं नगर पंचायत चलता है। और पहला नगर निगम कहाँ पर? मद्रास में बना था। और वही 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है 9 के खा अनुच्छेद 243 जेड जा के तहत अनुच्छेद 243 जेड ना तक जो है सरकारी समिति से संबंधित प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये इतना याद करना, मद्रास जो है पहला नगर निगम था। अब देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम निर्वाचन आयोग का भाग जो है 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 324 के तहत जो है निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की गठन किया गया है, के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की गठन किया गया है। और 25
जनवरी 1950 को जिस कारण से निर्वाचन आयोग की स्थापना, जिस कारण से राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 2011 से। अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग ने एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं 1989 में चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय बना दिया गया था, और लेकिन 1990 में पुनः इसे 1 सदस्यीय कर दिया गया। उसके बाद पुनः जो है 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय फिर से बना दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और जबकि इसके अन्य सदस्य जो कहते रिटायरमेंट का एज कितना 62 वर्ष होता है। निर्वाचन आयुक्त के लिए संविधान में शपथ का प्रावधान नहीं है। उनकी वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के समान होता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीश के समान होता है, और इसके शपथ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। न्यूनतम आयु 1989 में जो है 18 कर दी गई, पहले 21 से 18 कर दी गई थी 1989 में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन होते? सुकुमार सिंह। और वहीं पर बात करें दूसरे चुनाव आयुक्त कौन हुए? BK सुंदरम हुई। अब चुनाव आयोग के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है और चिन्ह आवंटित करता है। ये सब काम किसका होता है? अब बताओ, चुनाव आयोग का होता है। और वहीं पर राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का निर्धारण करना, ये सब भी इसी का कार्य है। चुनाव आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आवंटित करता है। SC/ST उम्मीदवारों का आवंटन चुनाव आयोग की जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। 2020 में लोकसभा उम्मीदवार के लिए खर्च की संख्या जो है 70 लाख से बढ़ाकर 77 कर दिया, और विधानसभा उम्मीदवार के लिए 28 से बढ़ाकर 30.8 कर दिया गया। देखिए, पहले 70 था, अब कितना 77 लाख कर दिया गया, और पहले 28 था, अब कितना 30.8 लाख कर दिया गया। इसके खर्च की कितना एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है चुनाव में। अब देखिए, बात करता है चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 3 श्रेणी में बांटा है। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और निर्दलीय। 3 तरह का दल है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और निर्दलीय। जैसे आप देखो यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्या है, तो क्षेत्रीय दल है। अब राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? देखिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतनी होगी, और या 2 लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करना होगा। साथ साथ कह सकते हो कम से कम 4 लोकसभा सीट जीतनी होगी, और किन्हीं 4 राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल का, ये सब कई इसके चारों में से कोई एक मान्यता प्राप्त, कोई एक कंप्लीट करता है तो वो राष्ट्रीय दल हो जाएगा। कितना? पहले कहा गया है 3 राज्यों में लगभग 2% सीटें प्राप्त हो। कितनी? 2% सीटें प्राप्त हो। और वहीं दूसरा पॉइंट क्या कहता है? या राज्यों के वैध मत का लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 या 4 राज्यों में अधिक 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतनी होगी, तब जो है उसको कह सकते हैं राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया जाएगा। अब बात करते हैं वर्तमान में जो है 8 राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है या BJP की स्थापना 1980 में, इसका चुनाव चिन्ह जो है कमल है। इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, 2 हुई है। अब देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है NCP 1999 में इसका स्थापना हुआ था, शरद पवार इसके अध्यक्ष हैं। घड़ी इसका चुनाव चिन्ह। बहुजन समाजवादी पार्टी 1994। अब इसका वैसे दर्जा समाप्त हो गया है प्रेजेंट टाइम में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में मानवेंद्र नाथ राय हैं। दराती और गेहूं कबाली है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है 1964 में। दराती और हथौड़ा, इसका भी जो है दराती के साथ होता है, वहाँ दराती के साथ गेहूँ, बस थोड़ा सा अंतर है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला, ये जो है चुनाव चिन्ह फूल है, इसका 2 फूल है। नेशनल पीपल पार्टी जो है PM संगमा है, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है तो आप बताओगे? पुस्तक है। अब क्षेत्रीय दल या राज्य दल की बात कर लेते हैं। जिस दल का क्षेत्रीय दल कहा जाता है, जो राज्य की विधानसभा में कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीत जाए, 3% सीट भी जीत जाए या 3 सीटें जीतनी होगी, उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 6%
6% मत प्राप्त करने के बाद साथ साथ ही विधानसभा की कम से कम 2 सीटें प्राप्त हो। इसमें क्या है, किसी क्षेत्रीय दल के लिए क्या होना चाहिए, विधानसभा में कम से कम 3% वोट पाए या 3 सीटें जीतनी होंगी। और दूसरा क्या है, लोकसभा में 6% मत प्राप्त करने के साथ ही उसके विधानसभा में जो है 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। 6% या तो लोकसभा विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करे या कह सकते हैं 2 सीटें जीतनी होंगी, दो कोई भी हो। अब इस समय जो है पूरे भारत में 53 क्षेत्रीय दल हैं। चुनाव विशेष महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। चुनाव प्रचार के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन की अंतिम तिथि कहते हैं कि पर्चा वापसी के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। चुनाव का प्रचार मतदान के 48 घंटे पहले बंद किया जाता है। ये चुनाव आचार संहिता में है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का जो है समय और वही नाम वापस करने के लिए जो है 2 दिन का समय दिया जाता है। कहते हैं उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन समय व कि नाम वापस करने के लिए 2 दिन समय दिया जाता है। और वही अंतिम तिथि कहा गया, देखिए चुनाव प्रचार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से जो है 14 दिन पूर्व जो है 14 दिन समय दिया जाता है नामांकन करने के लिए। और वही नाम वापस के लिए कितने, 2 दिन। लोकसभा और राज्य विधानसभा में पूर्णकालिक चुनाव को असम चुनाव कहा जाता है। आम चुनाव, पूर्णकालिक चुनाव लेते हुए लोकसभा विधानसभा उसे आम चुनाव कहा जाता है। जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभा समय पर भंग हो जाए इसे मध्यावधि चुनाव का, यानी कोई भंग हो जाए उसके बीच में चुनाव किया जाए उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। और कारण सीट रिक्त हो जाती है तो इसे उपचुनाव, अब उस समय कोई एक सीट रिक्त हो जाती है, बाद में उस पर 1 सीट या 2 सीट पर चुनाव किया जाए उसे कहा जाता है उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहा जाता है। नोटा जो है क्या है, नोटा का अधिकार मतदाता यदि किसी भी प्रत्याशी को से संतुष्ट नहीं है तो नोटा का बटन दबा सकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में मान्यता दिया था नोटा का बटन। अब वहीं पर बात तारकुंडे समिति है, इसको समितियों के बारे में जान लेते हैं। तारकुंडे समिति मतदाता की आयु 18 करने की सिफारिश की गई थी। तारकुंडे ने मतदाता पहचान पत्र जो है सिफारिश 1981 में श्यामलाल सकधर समिति ने जो है, लेकिन सन 2000 में इसको लागू किया गया। दिनेश गोस्वामी समिति जो है संबंध 1989 ईस्वी में ईवीएम प्रयोग किया गया था। संतानम समिति का संबंध जो है चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। टीएन सेशन समिति जो है 1992 में अधिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का प्रतिबंध कर दिया गया था, 1 से अधिक, लेकिन ये भी लागू नहीं हुआ। अब देखिए प्रत्यानयन का अधिकार जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने से यह है कि अधिकार स्विट्जरलैंड से लिया गया था। प्रत्यावर्तन यानी चुने गए हैं फिर जनता चाहे तो उसको हटा दिए, स्विट्जरलैंड में था। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग मध्य प्रदेश में सन 2001 में किया गया था, यानी दोबारा चुनने का अधिकार। पहले दोबारा हम पसंद चुन तो लिया पहले, लेकिन बाद में पता चला एक नकम्मा निकला तो फिर से जो है कहा गया कि हम इसको हटा रहे हैं। ये स्विट्जरलैंड में, भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में इसको किया गया था और भारत में कहीं नहीं हुआ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में 51 में पारित हुआ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारत में पहला वोट डालने का वाला व्यक्ति कौन था, श्याम शरण नेगी थे, पहले वोट डालने वाले व्यक्ति थे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बात करते हैं। ईवीएम का आविष्कार 1980 में जो है एम हनीफा ने किया था। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में हुआ था। देखिए 80 में आविष्कार हुआ, 82 में भारत में केरल में इसको प्रयोग भी कर लिया गया। और वहीं पर बात है सर्वप्रथम गोवा राज्य में विधानसभा चुनाव जो है 1999 में ईवीएम से हुए थे। और वहीं पर बात करते हैं 2004 में आम चुनाव संपूर्ण देश में ईवीएम से कराए गए। 2004 में पहली बार जो है ईवीएम से कराए गए। वही वीवीपैट का प्रयोग, पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट जो है ट्रेल, जिसका प्रथम प्रयोग 2013 में जो है नागालैंड में किया गया वीवीपैट का प्रयोग। और वहीं पर एक ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं एक ईवीएम में, इससे ज़्यादा होंगे तो डबल ईवीएम जाएगा वहाँ पर। जबकि अधिकतम वोटर्स 3840 वोट दर्ज कर सकता है एक ईवीएम। अब बात करते हैं प्रसीमन आयोग क्या करता है। प्रथम बार प्रसीमन आयोग की स्थापना 1952 में किया गया था। अभी तक जो है कितनी बार, 4 बार प्रसीमन आयोग की स्थापना हो चुकी, 62 में, 72 में और 2002 में। और इसके अध्यक्ष जो प्रसीमन आयोग 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। प्रसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। अनुच्छेद 82 के तहत जो है 10 वर्षों के बाद जो है प्रसीमन आयोग का गठन किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कई बार गठित ही नहीं किया गया है। और संघ के अधीन की कौन सी सेवाएं हैं इसके बारे में जानते हैं। और वहीं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात जान लेते, बने रहें।
संघ के अधीन कौन कौन सेवाएं हैं? संघ सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ चीन के में हुआ था और सिविल सेवा परीक्षा जो है का प्रारंभ 1922 में ICS के नाम से हुआ था। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS की प्रारंभ इसी तहत किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं में जो है 1953 में 3 और सेवाएं जोड़ी गई, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, IES भारतीय वन सेवा और कह सकते IFS भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा, ये सब जोड़ी गई। और अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का गठन का संकल्प संसद की प्रस्तुत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत जो है और भी चीज़ें अखिल भारतीय जो होंगी उनको इसमें ऐड किया। संघ लोक सेवा के बारे में UPSC जिसे कहते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। विधि आयोग ने 1924 ईस्वी में जो है इसको स्थापित किया और स्थापित करने का प्रस्ताव 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब 315 के तहत जो है लोक सेवा आयोग का प्रत्येक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा का आयोग होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष जो है वर्तमान सदस्य संख्या जो है 10, जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और वहीं पर अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 62 वर्ष होता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती कहा गया है। जो एक बार बना वो दोबारा नहीं बन सकता। अब बात करते हैं विशेष उपबंध के बारे में बात कर लेते हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करना यह अधिकार किसके? राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण क्या है? आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण किसमें किया गया है? 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उल्लेख है। देखो 330 में क्या है तो आप बताओगे लोकसभा में, और 332 के तहत कहाँ पर है तो विधानसभा में। और वहीं 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना जो है 338 के तहत किया गया है और ये 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 38 के का के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान 99वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। खा के तहत जो पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना वो 2018 में किया गया। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। और वहीं 1978 के BP मंडल आयोग का गठन किया गया, जिस BP मंडल ने जो है सरकारी नौकरियों के में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। किसने? मंडल आयोग ने। सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग के विकास के लिए 1953 में काका काकेलकर आयोग का भी गठन किया गया था, तो ये पिछड़े वर्ग के लिए था। अब देखिए इसमें हम बात करने जा रहे हैं राजभाषा संबंधित बात करने जा रहे हैं। राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में किस राजभाषा की बात किया गया है। अच्छा, भाषा किस भाग में है तो किस अनुसूची में तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी जो है संघ की राजभाषा व लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया। 344 के तहत जो है राजभाषा संबंधित विषयों की सलाह के लिए राजभाषा आयोग व राजभाषा समिति का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति कौन गठन करेगा तो बताओ? राष्ट्रपति गठन करेगा। 1995 में जो है BG खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 1956 में प्रतिवेदन इन्होंने दिया और हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा बनाए रखने की सिफारिश किया। देखो हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा बनाने का सिफारिश किसने किया था तो BG खेर ने किया था। और वहीं पर राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत जो है पारित किया गया, जिसमें राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन 1975 में किया गया था। 45 के तहत जो है अपनी प्रादेशिक राजभाषा चुने जाने का अधिकार प्रदान किया गया, यानी प्रदेश अपनी राजभाषा खुद चुन सकता है। 1947 के तहत राष्ट्रपति किसी भी भाषा के संरक्षित आदेश दे सकता है। 1948 के तहत उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 48 पे बात कहा गया है। अनुच्छेद 351 के तहत भाषा प्रसार करने का राज्य हिंदी भाषा को प्रसार करने को बढ़ावा देगा, ये कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 351 में कहा गया है। अब आपात उपबंध के बारे में बात करें। अब भाग 18 में
और अनुच्छेद 352 से 360 के तहत लगभग 9 अनुसूचियाँ हैं, इसमें 9 अनुच्छेद हैं। और किस आपात किस में है? आ से आपात, आ से 18 आप याद कर लिए, आपात 18, आपात 18। कई बार जो चीज़ें याद ना हो कई बार आप रिपीट कर लीजिए। आपात किस में? भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 में। अब बात करें, संविधान में 3 तरह के आपस में उपबंध किए गए हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात जो है 352 में, और वहीं पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात 360 में। आपको बता दें अभी तक वित्तीय आपात को एक बार भी नहीं लगा है। 352 के तहत जो है युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और वहीं पर बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर विद्रोह स्थापित किया गया था। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन इसके बाद जो है सशस्त्र आंतरिक आधार हटा के सशस्त्र विद्रोह सब जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए 1952 में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर संसद दोनों सदनों के अनुमोदित होनी चाहिए, नहीं तो 1 माह के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यदि आपातकाल लागू होता है तो 1 महीने के भीतर जो है संसद का अनुमोदन जरूरी से होना चाहिए। अब बात करते हैं आपात की उद्घोषणा में अनुमोदन के बाद संसद एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है, लेकिन दोबारा अनुमोदन करने पर फिर 6 महीना ही बढ़ पाएगा, यानी कि 6 महीना पर अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत में किसी क्षेत्र में की जा सकती है। संपूर्ण भारत में भी लगाया जा सकता है, किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। यदि लोकसभा जो है बहुमत से आपात की उद्घोषणा को समाप्त कर दे तो संकल्प पारित नहीं करती, तो राष्ट्रपति इस उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है, यानी कि लगा है और कह सकते हैं बहुमत के साथ इस संकल्प पारित कर दे तो आपातकाल को वापस ही लेना होगा। अब बात करते हैं, देखिए भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सर्वप्रथम जो है 26 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय आपातकाल की घोषणा की गई थी। दूसरी बार जो है 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है पाकिस्तान संबंधी, और वहीं पर बात करते हैं तीसरी बार जो है आंतरिक अशांति 25 जून 1975 को जो, और ये तीसरी घोषणा जो है 77 में वापस ली गई। आपातकाल की घोषणा के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए राज्य कार्यपालिका की शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है और संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है, जो आपातकाल की घोषणा तक परिवर्तन रहता है। यानी कि जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभा यानी कि राज्यों के संबंध राज्यों के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये आपातकाल के समय ऐसा होता है, और जब तक आपातकाल लागू रहता है तब तक ऐसा कर सकती है। आपात उद्घोषणा के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल परिवर्तन न रहने पर जो है विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं चलेगा। या तो आपातकाल है तो ठीक, और नहीं तो आपात हट गया तो 6 महीने के भीतर ही जो है लोकसभा का चुनाव फिर से करवाना होगा। वहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण जो है आपातकाल की उद्घोषणा जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि बाह्य आक्रमण के समय के लिए आपातकाल घोषित है तो आपको बता दें अनुच्छेद 19 के तहत जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो वो सभी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब बात के कारण लागू आपातकाल मौलिक अधिकार भी निलंबित, सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है लागू आपात में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। ये चीज़ ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह के समय जो है जो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, ये चीज़ याद कर लेना है। आक्रमण के समय तो निलंबित हो जाएंगे, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि उनको लागू होना या निलंबित हो जाना अनुच्छेद 20 व 21 के आपातकाल में प्रभावी रहते हैं। देखिए जो है 20 और 21 जो है कभी भी जो है ये आपातकाल लागू है तभी ये जो है मौलिक अधिकार जीवित रहते हैं। अब राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और संविधान में राष्ट्रपति शासन राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात को कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन की तरह जब वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उसी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। राष्ट्रपति शासन के समय जो है राज्य विधान मंडल की शक्ति संसद के अधीन हो जाती है और राज्य विधान मंडल में निलंबित या विघटित कर सकते हैं।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के समय उच्च न्यायालय की शक्ति को राष्ट्रपति परिवर्तन नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय की जो है शक्ति को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 के अधीन जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन, अन्यथा जो है परिवर्तन में नहीं रहेगा। 2 महीने के अंदर जो है इसको अनुमोदन करवा लेना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के एक बार यदि संसद द्वारा अनुमोदित होगा तो 6 माह तक परिवर्तन रहेगा। अधिकतम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 20 जुलाई 1951 में पंजाब में गोपी चंद भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हुआ था। पहली बार कहाँ पर लगा था राष्ट्रपति शासन? तो पंजाब में 1951 में। और वहीं पर राष्ट्रपति शासन का प्रथम प्रयोग जो है केरल राज्य में हुआ था। प्रथम प्रयोग कब? केरल राज्य में। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था तो आप बताओगे? 1951 में केरल में किया गया था। और सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा रहा था। और राष्ट्रपति शासन के समय मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपातकाल के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा संसद के 2 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। एक बार में अनुमोदन के 6 महीने तक जो है ये रहेगा वित्तीय आपात जो है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए वित्तीय आपात के समय जो है संघ के सभी पदाधिकारियों का वेतन व भत्ते की कटौती की जा सकती है वित्तीय आपात के समय। और वित्तीय आपात राज्य विधानमंडल में पारित धन विधेयक, वित्त विधेयक और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है ये बात। अब वरीयता क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वरीयता क्रम में कौन आता है? तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल अपने अपने राज्य का, और भूतपूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। और वहीं पर दूसरा वरीयता क्रम क्या होता है? उसके बाद वरीयता क्रम में 6 नंबर पे आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश व लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री 7वें व विपक्ष नेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। ये कितने नंबर पे आते हैं? 7वें में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष 7वें में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता व मुख्यमंत्री व राज्यपाल बाहरी राज्यों के व राजदूत, ये किस पे आते हैं तो आप बताओगे? ये 8वें नंबर पे आते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल बाहरी राज्यों में दूसरे राज्य में जाते हैं, उनको 8वें नंबर पे, और राजदूत 8वें नंबर के हैं। वरीयता क्रम में 9वें नंबर पर कौन आता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग। और वहीं 10वें नंबर पर राज्य मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के उपाध्यक्ष। 11वें में महान न्यायाधीश, उपराज्यपाल, मंत्रिमंडल के सचिव। और 12वें नंबर सेनाध्यक्ष व जनरल रैंक के अधिकारी। ये सभी का क्रम है। तो वरीयता क्रम आप देख सकते हैं। अब संविधान के कुछ प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 371 के तहत जो है महाराष्ट्र में गुजरात के राज्यपाल को कुछ क्षेत्रों के लिए जो है विकास बोर्ड बनाने का अधिकार 371 के तहत दिया गया था। गुजरात के राज्यपाल को कुछ क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किया है। 371 के तहत नागालैंड में विशेष राज्य का अधिकार दिया गया था। और वहीं पर 371(1) के तहत जो है असम में विशेषाधिकार, जो कि 371(3) के तहत मणिपुर के लिए विशेषाधिकार प्रावधान किया गया है। 371(4) के तहत आंध्र प्रदेश के लिए विशेष अधिकार, जबकि अनुच्छेद 371(5) के तहत आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के संबंधित विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 371(6) के तहत जो है सिक्किम तथा अनुच्छेद 371(7) के तहत जो है मिजोरम को, 371(8) के तहत अरुणाचल प्रदेश को विशेषाधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 371(9) के तहत गोवा तथा अनुच्छेद 371(10) के तहत जो कर्नाटक को विशेषाधिकार। अब यहाँ जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। जितने को विशेषाधिकार लगभग 371 में मिलेंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 था। अब यहाँ 370 में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था। अब यहाँ पर देखिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और 371(3) के तहत जो है राज्य को मिले विशेषाधिकार को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। 370(3) को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने प्रतिनिधि ने 26 अक्टूबर 1947 को राज्य में विलय कर हस्ताक्षर के द्वारा विलय किया था। जम्मू कश्मीर जो है संविधान में जो है 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। भारत का संविधान इसके पहले नहीं लागू होता था, हालांकि अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया। 6वां संविधान संशोधन 1965 में जम्मू कश्मीर सदर रियासत का राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल को सदर रियासत कर दिया गया था। और वहीं पर 5 अगस्त 1919 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में रखा गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 के शासित प्रदेश विभाजित कर दिया गया। कौन कौन सा? जम्मू
कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 31 अक्टूबर 2019 को। अब बात करते हैं 370 में क्या गया है और धारा 35 से क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, जबकि 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में जो है पास किया गया। इस विधेयक में 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और यहीं पर 370 जो है का धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है 370 और तथा धारा 35A में जो इसको विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया, जबकि अनुच्छेद 370 खंड 1 अभी भी लागू है। 370 का जो है खंड 1 अभी भी लागू है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के नाम से। लद्दाख की राजधानी जो है लेह, जबकि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जो है जम्मू रखा गया। तो अब जम्मू कश्मीर में 5 सीट जो है लोकसभा की और 4 सीट राज्यसभा की हैं, जबकि बात करते हैं तथा 114 विधानसभा सीटें होंगी, जिसमें 24 सीटें जो है पीओके के लिए हैं। 24 सीटें कितने पीओके के लिए रिजर्व की गई। और वहीं पर जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ, जिसमें विधान परिषद जो है खत्म कर दिया गया। पहले विधान परिषद था, अब विधान परिषद इसमें से खत्म कर दिया गया। अब इसमें सीटें कितने, पहले 90 और 24 थी, अब कितना 114 और 24 कर दी गई हैं। 24 सीटें अभी भी रिजर्व हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, संशोधन संबंधित चलिए संशोधन वगैरह संबंधित देखेंगे और उसके बाद जो है और भी चीज़ें जानेंगे। देखिए हम पूरा सेशन आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा, पूरा संविधान कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।